see my screen. It says that a naturally no, we're gonna have to start the recording as well. So yeah, so let's do it now. He says that a naturally occurring isotope, naturally occurring amino acid can be classified as an amphoteric substance. An amphoteric substance is one which can act as both Bronsted-Lowry acid and base. He says what is Bronsted-Lowry definition of an acid. तो हम इसको कहेंगे कि it is a proton donor. So हम ये कह सकते हैं a species or a substance which can donate a proton. या तो इसको आप प्रोटॉन लिखते हैं या फिर आप इसको यूँ लिख लें H पॉजिटिव आयन. ठीक है. Then it says that all alpha amino acids are soluble in water since they can form hydrogen bonds with the water molecules and can also exist as zwitterines. Draw the diagram to show how carboxylic acid and amino acid of alanine can form hydrogen bonds with the water molecules. देखो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इसने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो वो आपने इस तरह से शो कर देना है और इधर भी आप पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर होता है और इसके ऊपर आपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो कर देना है. अब आप इसको यूँ लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी बॉन्डिंग लाइक दिस वन कि अब देखो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज वाटर के नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा बॉन्डिंग शो कर लेगा इस तरह से. इधर भी शो करते हैं फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हैं कि दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो दिस इज़ पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड. तो ये जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. इधर से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. एंड एक और वाटर मॉलिक्यूल बेशक शो कर दें ताकि ये नाइट्रोजन की भी हम बॉन्डिंग शो कर दें. तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन बना लेते हैं. तो हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. दिस इज़ ऑल्सो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो इट विल बी फॉर्मिंग द बॉन्ड ओवर हियर. इसके पास भी लोन पेयर है पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एज वेल. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस. आपने क्या करना है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ दोनों के साथ बॉन्डिंग लाजमी शो करनी है. एंड देन इट सेज दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्विटर आयन फ्रॉम ग्लाइसिन. फ्रॉम द ग्लाइसिन हमने शो करना है. तो अच्छा ये जितने भी हाइड्रोजन आयन्स हैं इन सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करना है. अच्छा ग्लाइसिन हमारे पास है कुछ इस तरह से H नेगेटिव लिखा हुआ है. इट इज़ समथिंग लाइक हम इसमें से ये समझ सकते हैं कि H नेगेटिव नहीं लिखा है, H का बॉन्ड आगे एक्सटेंडेड है. दिस इज़ ग्लाइसिन. Draw the structure of the zwitter ionic form of glycine. अच्छा इसका अमाइनो एसिड हमारे पास है ग्लाइसिन. इसके साथ जो R ग्रुप अटैच है वो सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है. ठीक है ना, सिर्फ हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा. इसलिए हम इसको समझेंगे कि ये हमारे पास इस तरह से है कि दिस इज़ कार्बन और इस कार्बन के एक साइड पर अटैच है C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव. बिकॉज इट वाज एन एसिड सो इट हैज़ लॉस्ट
one of the hydrogen ion. On the other side, it has given away that what you call hydrogen, so therefore there is a positive charge. अब देखो उसने हमें ये कहा था कि इसका जो आर ये होता है ना आपके पास एक नॉर्मल जो भी आपके पास अमाइनो एसिड होता है उसके पास ये सी डबल बॉन्ड ओ एच और NH2 दोनों साइड्स पे होता है, और यहाँ पर आपके पास या तो आर ग्रुप्स आ सकते हैं या सिर्फ हाइड्रोजन आ सकता है। अब देखो उसने हमें ग्लाइसिन में ये बोला है कि इसके पास H नेगेटिव या H बॉन्ड है बस, और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन्स हैं बस, ठीक है। तो इधर आप CH2 भी लिख सकते हो या सिर्फ CH बॉन्ड्स बना सकते हो। और बिकॉज वी हैव टू शो इट एज ए ज़्विटर आइन, तो ज़्विटर आइन क्या होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आइन दोनों प्रेजेंट हो, तो इसका ये जो हाइड्रोजन आइन है ये अपने ही बेस को दे देगा, तो ये वाला बन जाएगा NH3 प्लस एंड दिस विल रिमेन एज C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। इसको आप इस तरह से भी समझ लो, फर्ज करो कि वो हमें कहता है कि आप बनाओ एस्पार्टिक एसिड, ये जो है ना एस्पार्टिक एसिड, इसका ज़्विटर आइन बनाओ, तो फिर से आपने क्या करना है दिस इज़ द कार्बन, it would contain COO negative, C double bond O and O negative. The other carbon would contain NH3 positive. अब इसके एक साइड पे ये वाला एस्पार्टिक एसिड का ये वाला ग्रुप अटैच होएगा, यानी ये हो जाएगा इस तरह से कि CH2 और फिर इस साइड पे ये हो जाएगा CO2 एंड H, इस तरह से। एंड दिस कार्बन हैज़ 3 बॉन्ड्स सो फार, तो फोर्थ बॉन्ड जो है वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का आ जाएगा। इज दैट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ताहा आलम, फातिमा बुरहानुद्दीन, आपको समझ आई ये वाली बात की? अगेन देखो कि फ़र्ज़ करें कि मुझे अगर थेरोनाइन इसका ज़्विटर आइन बनाना है, थेरोनाइन का इसका, तो मैं फिर इसको यूँ बनाऊंगा कि आई विल राइट डाउन C हियर इन द सेंटर एंड देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, या उसको मैं सिंपली ये लिख दूँगा, दिस इज़ द ज़्विटर आइन ऑफ अमाइनो एसिड। ये तो बनेगा ही बनेगा ना इन एवरी कंडीशन, ये हो गई। और इसका जो R ग्रुप है यहाँ पर, इट विल बी CH3CHOH, यानी ये CHOH आ गया इस साइड पे, और ये हमारे पास CH3 आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। सो दिस इज़ द ज़्विटर आइन ऑफ अमाइनो एसिड। अगेन इसको सुन लें, हम इसको कैसे करेंगे। देखो हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड है नेचुरली अकरिंग, तो उसके इस साइड पर होएगा, फर्ज करें NH2, तो इस साइड पे होएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब यहाँ पर कोई R ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो R ग्रुप्स हैं वो उसने हमें यहाँ पर शो किए हुए हैं, यहाँ पर R ग्रुप्स। अभी इस पेपर में जो क्वेश्चन था, उस पेपर में उसने कहा था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज़्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन, लेकिन ग्लाइसिन में R ग्रुप इज़ जस्ट H, तो इसलिए वो H ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये वाला H। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप यू गाइस वुड हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। ओके, okay, then it says that amino acid can also be formed by reaction of this with an excess of ammonia. Outline the mechanism for reaction using curly arrows. Amino acid alanine can also be formed by the reaction of this with excess of ammonia. Okay, तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि कर्ली एरोज बनाने की सही से जगह मिल जाए हमें। CH3 ये इस तरह से है हमारे पास कि we have here CH3, then it has CH, let's say यहाँ पे CH, और इसी C के साथ है हमारे पास Cl, and then this is C and it contains C double bond O and OH, इस तरह से। अब होगा क्या यहाँ पर कि बिकॉज अमाइनो एसिड हैज़ टू बी फॉर्म्ड, तो क्लोरीन को जाना होगा,
तो जब क्लोरीन को बेटा जाना है, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज़ व्हाट, it is more electronegative, so you have to take this arrow away towards the chlorine because chlorine is more electronegative, यही रीज़न है। और इसके ऊपर आपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी शो करना है, फिर ही आपको मार्क मिलेगा। और बिकॉज अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू शो दिस वन कि क्लोरीन जा रहा है, और बिकॉज यू आर रिएक्टिंग इट विद द अमोनिया, so ammonia is like this one NH3 and ammonia has the lone pair। अब क्लोरीन जाएगा तो उसके साथ किसने अटैच हो जाना है, अमोनिया ने, ठीक है। अब हम इसके बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म शो करते हैं कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म इस तरह से बन जाएगी कि दिस इज C, देन C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वाले तो ऐसे ही रहेंगे, एंड यू कैन से दैट यहाँ पर आ जाएगा NH3 प्लस, और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे ही है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब ये जो NH3 हमारे पास बना है और प्लस Cl नेगेटिव भी है, अब इसमें से हाइड्रोजन को जाना होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे एक हाइड्रोजन इसमें से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे -NH पॉजिटिव। तो जब -NH पॉजिटिव आप शो करोगे तो इट विल बिकम H3CC NH2, दिस इज़ द न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड, दिस इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन, एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH, और इस Cl के साथ ये नेगेटिव H पॉजिटिव रिएक्ट करके it will form HCl. So this is how you have to write it down. Yeah, exactly. So then it says that amino acid can form different ions at different pH values. So just the structure of the ions formed from the amino acid below at the respective values. अगर उसकी pH 1 हो जाती है तो फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं लाइजीन की। लाइजीन में लाइजीन एट pH 1, लाइजीन है हमारे पास यहाँ पर, दिस इज़ द लाइजीन, ठीक है। तो अब देखो लाइजीन का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। पहले हम अमीनो एसिड का बना लेते हैं, यानी कि जो मेन है वो इस तरह से बना लेते हैं, COOH, एंड देन हियर वी हैव NH2, और लाइजीन है तो हमारे पास ये R ग्रुप उसने दिया है हमें यहाँ पर लाइजीन के लिए, डैट इज़ H2NCH2, और वो 4 CH2 है, तो इस तरह से हो जाएगा CH2 4 एंड NH2 लाइक दिस वन। सो बेटा एट pH 1 का मीनिंग ये हुआ कि उसके जो हाइड्रोजन आइंस हैं दीज विल बी फ्रीड, so therefore this free hydrogen will when this hydrogen will be freed, COOH, so these hydrogens will go to the basic amines, यानी it will have an excess of hydrogen ions at pH equal to 1, और वो जो excess of hydrogen ions होंगे वो कहाँ पर अटैच होंगे, यहाँ पर। तो आप इनको NH3 प्लस और NH3 प्लस शो कर देंगे इस तरह से। तो जब भी आपके पास अमीनो एसिड विल बी एक्टिंग एज एन एसिड, तो वो हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा और वो हाइड्रोजन अपने ही अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप को डोनेट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर एट pH 1। अब अस्पार्टिक एसिड की pH हमने शो करनी है 14 पे, लेकिन उसके लिए भी पहले आप अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो शो करते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH, और फिर यहाँ पर हमारे पास है NH2, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है।
तो अभी अगर मैं ऊपर जाऊँ यहाँ पर, तो एस्पार्टिक एसिड में हमारे पास है ये वाली चीज़ CH2CCO2H, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर अटैच कर देंगे CH2, मैं फिर से भूल गया, आई नीड टू गो अगेन, CH2 एंड CO2H, CH2 एंड CO2H backwards। अब ये देखो, when it is at pH 14, तो 14 पे जब ये जाएगा तो इसका एसिडिक पार्ट एक्ट करेगा। जब इसका एसिडिक पार्ट एक्ट करेगा तो इट विल लूज हाइड्रोजन्स, ठीक है। जब ये एसिडिक पार्ट इसका एक्ट करेगा सो हाइड्रोजन ये लूज करेगा एंड देयरफॉर इट विल फॉर्म नेगेटिव आयन। बेटा देखो, जब आप इसको बेसिक कंडीशन में ऐड करोगे तो इसका जो एसिडिक ग्रुप्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे सिचुएशन को नॉर्मलाइज या न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जब आप pH 1 में ऐड करोगे यानी एसिडिक कंडीशन में ऐड करोगे तो इसका जो बेसिक पार्ट है वो एक्ट करेगा, वो एक्शन में आ जाएगा और वो फिर क्या करेगा, आयंस फॉर्म कर लेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? पार्ट डी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Nisha, Rumaisa, what about you? Are you getting it? Okay. Then it says that how many different dipeptides is it possible to synthesize, each containing 2 of the 3 amino acids alanine, serine and lysine? How many different dipeptide? अच्छा, डाइपेप्टाइड्स का मतलब है कि हम इनके साथ कितने तरह के डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी पेप्टाइड लिंकेजेस फॉर्म कर सकते हैं। सो ईच ऑफ दीज एलानाइन, सेरीन एंड लाइजीन, बिकॉज हर एक के दोनों साइड्स पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। एलानाइन, सेरीन एंड लाइजीन, इनके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH भी है और NH2 भी है। सो देयरफॉर दे विल बी, ईच ऑफ देम विल बी एबल टू फॉर्म 2 डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 3 times 2 is equal to 6 डाइपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म्ड। देखो, ये सारे के सारे अमीनो एसिड एलानाइन, सेरीन एंड लाइजीन, these have 2 different functional groups on the right hand side and left hand side. So therefore each of them can form 2 different dipeptide linkages. तो या तो C डबल बॉन्ड O and OH इनका रिएक्ट करेगा या फिर NH2 रिएक्ट करेगा। In this way we are able to say that they can form 6 different compounds, ठीक है ना। Then it says that write the structural formula of the one of these dipeptides incorporating serine and alanine। अब देखो, सेरीन और एलानाइन ने जब आपस में रिएक्ट करना है तो ये किस तरह के बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। तो इसको आप यूँ कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखें कि सेरीन और एलानाइन के पास है क्या क्या। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेरीन, SERINE, एंड हियर आई विल राइट डाउन एलानाइन, ठीक है। अब सेरीन जो है हमारे पास, ओके, बोथ ऑफ देम आर अमीनो एसिड्स, तो ये सेंट्रल कार्बन हो गया, ये COOH और यहाँ पर NH2, ठीक है। इस तरह से हम NH2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी कुछ आएगा, यहाँ पर लेट से हाइड्रोजन आ जाएगा। और जो हमारे पास है एलानाइन, उसके पास भी हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन है और लेट्स से आपकी मर्ज़ी है, राइट हैंड साइड पे आपने COOH लिखना है या NH2 लिखना है, इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ नॉर्मली जो हम लिखते आ रहे हैं, COOH एंड NH2 यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। और अब इनका R ग्रुप हमने लिखना है, तो सबसे पहले तो सेरीन का R ग्रुप हम यहाँ से जाकर देखते हैं, विच इज़ CH2OH। सेरीन के लिए तो बहुत आसान है, CH2OH है हमारे पास यहाँ पर, CH2 एंड OH।
और एलानिन के लिए हमारे पास है CH3, दैट्स इट, सिर्फ CH3 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3। अब ही सेज दैट हमें एक डाइपेप्टाइड शो करना है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH जो है इट विल गो अवे, एंड देयरफॉर द न्यू सब्सटेंस दैट विल बी फॉर्म्ड विल लुक लाइक दिस वन। उसके पास NH2 यहाँ से and C, and this is CH2 and OH is here and H is here, and this C double bond O, and then NH, and then CH3, and this is hydrogen, and this is COOH। ये इस तरह से फॉर्म कर लेगा। अब देखो कि इसको आप इरेज ना करो, ये जो आप, बिकॉज दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो था ना, वर्किंग जो थी ये रिक्वायर्ड नहीं थी। अगर आपने शो भी करनी है तो फिर प्लस लिखते हैं यहाँ पे, तो साथ में ये भी लिखते हैं कि साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, तो बस इस तरह से शो कर देंगे कि तो पूरा ही रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो डैट इज़ ऑल्सो फाइन। अदरवाइज जो नहीं रिक्वायर्ड था उसको आप क्रॉस करते हैं इस तरह से, ये इससे ज़्यादा क्रॉस ना करें, ये काफ़ी होता है इतना सा क्रॉस करने के लिए। ये यूँ और ये भी यूँ, बस इसको आप कहते हैं कि ये आपका आंसर है, लेकिन इट शुड बी इन दी क्लीन स्पेस। आप कहते हैं कि ये आपके पास आंसर है। और इवन इफ यू डू नॉट वांट टू क्रॉस इट आउट, यू कैन लीव इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला हमें मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव ए चायरल सेंटर एंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म। Define the term stereoisomerism. You know that it is a compound having same structural formula, same molecular formula, but different arrangement in the space. फिर उसने हमें बोला कि हमारे पास FGHJ, these are 4 isomers of threonine. Some of these optical isomers are drawn below. When answering this question, remember that completely free electrons about carbon-carbon single bond occurs in these compounds, जिसका मतलब है कि जिसका मतलब ये हुआ कि ये इफ़ दे आर कंप्लीट फ्री मूवमेंट होती है तो फिर ये नहीं फॉर्म कर सकते सिस ट्रांस आइसोमर्स। दिस इज विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स G, H और J इज आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर F। अब स्ट्रक्चर F ये हमारे पास है, ठीक है ना, तो इसके पास है यहाँ पर H और CH3OH, and other one is CO2H and H2N and H. It's identical, they are not isomers. So which of these are not isomers of each other? We need to identify this. तो exactly ये वाला J जो है, तो J जो है it is not what we call exactly not isomer, it is exactly same, it is just like ये वाला जो CH3 है ये यहाँ पर आ गया, ये जो OH है ये ऊपर चला गया है, और ये जो H है वो यहाँ पर चला गया। देयर इज़ नो अदर चेंज इन इट, ठीक है ना। अगर हम देखें ये उसी पोजीशन पर है, ये भी उसी पोजीशन पर है, ये भी उसी पोजीशन पर है, क्योंकि फ्री रोटेशन हो सकती थी इसकी, तो ये एक ही कार्बन के ऊपर वो ऊपर नीचे बॉन्ड कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। यानी ये जो OH की, H की एंड CH3 की, all of them are still connected with the same carbon. So that's why we can say that F has the same structure as J. Okay, then it says that the other two structures of G, H and J represent 2 of the 3 possible optical isomers of the threonine. Complete the following structure of the 4th optical isomer. The other two structures G, H और J, अब J तो इसमें से निकल गया, ठीक है, तो उसने कहा G and H represents 2 of the 3 other possible optical isomers of threonine
अब आपने कोई एक और बनाना है जो कि डिफरेंट हो। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट बनाना है, तो बेटा व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज वी कैन शो इट लाइक दिस इज NH2, और इसको आप ऐसे ही रहने दें NH2, एंड दिस इज CO2H। ये वाली साइड एज इट इज़ रहने देंगे हम, और यहाँ पर हम हाइड्रोजन और यहाँ पर हम OH लगा देंगे, बिकॉज इट इज़ ए फ्री रोटेशन, so therefore they can be placed at anywhere. So in this way we have formed another structural isomer, which is basically a stereoisomer. Okay, then it says here, yeah, exactly, this question is complete. So guys, is there any confusion so far? From here, we started this question from here.